नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि जो विशेष रूप से जो कंपटीशन की एग्जाम होती है, जैसे रीट, टेट, सी टेट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सबके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको इस तरह पढ़ाया जाएगा कि जिस तरह कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। सबसे पहले तो अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती है और इनकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती है, यानी अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है। और इनकी आवश्यकता क्यों होती है। इनकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, यदि हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं खिंची रहती है। जैसे कुछ रेखाएं इसमें पूरब से पश्चिम की तरफ, कुछ रेखाएं इसमें पूरब से पश्चिम की तरफ और कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खिंची रहती है। उत्तर से दक्षिण तरफ। तो ये काल्पनिक रेखाएं, यानी जैसे ग्लोब है तो इस ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं जैसे इसमें पूरब से पश्चिम की तरफ खींची हुई है वृत्ताकार रूप में, और कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तो इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखिए, अक्षांश व देशांतर रेखा क्या है कि ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हें जो अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल होता है, जो जाल बना हुआ है, इसको कहते हैं भूग्रिड। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को कहते हैं भूग्रिड। अब देखिए कि इनकी आवश्यकता क्यों है। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए कि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इस पर कई जैसे स्थितियां है, पर्वत, पठार, झील, मैदान, नदियां। तो किसी भी स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए या किसी भी जगह की स्थिति का सही पता लगाने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कोई नाविक होता है, अब समुद्र में यात्रा कर रहा है, लेकिन यात्रा करते करते वो अपनी डायरेक्शन को भूल जाता है या उसका जो जहाज है वो भटक जाता है। तो अब वो कहीं से अपने जो कंट्रोल रूम है वहां से फोन करके पूछेगा कि मैं अपने मार्ग को भटक गया हूं, तो वो कंट्रोल रूम से उसके पास में सूचना पूछी जाएगी कि आप किस जगह हो। तो उस जगह का पता बताने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जैसे वायुयान चालक होते हैं, तो वायुयान चालक है उसमें क्या है कि जैसे कोई भी एरोप्लेन है, उसको दिल्ली से माना कि जयपुर जाना है, एरोप्लेन को दिल्ली से जयपुर जाना है, तो एरोप्लेन दिल्ली से उड़ा और जयपुर आ गया, तो उसको पता कैसे लगेगा कि जयपुर आ गया। जैसे आप देखिए कि अगर बात जैसे ये दिल्ली है, तो वायुयान चालक जैसे उड़ाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जैसे दिल्ली से इसको जाना है जयपुर, तो ये देखा जाएगा कि दिल्ली से जयपुर किस दिशा में है। सबसे पहले देखी जाती है इसमें दिशा। अब दिशा इसको पता लग रहा है कि दिल्ली से जयपुर ये दक्षिण पश्चिम में पड़ रहा है, तो यहां पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ये एरोप्लेन ये खड़ा हुआ है, यह एरोप्लेन। अब दिल्ली से दक्षिण पश्चिम दिशा में एरोप्लेन चलेगा, तो एरोप्लेन में
आते आते जैसे भी जयपुर में आएगा तो उसके प्रत्येक जगह के अक्षांश व देशांतर रेखाएं अलग अलग होती है। तो जब जयपुर के अक्षांश व देशांतर रेखाएं उनके मीटर में आ जाती है तो उससे पता चल जाता है कि जयपुर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता किसी भी स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए, सही पता लगाने के लिए होती है। तो इसके लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं को ग्लोब पर दर्शाया गया है, ग्लोब पर। और ग्लोब का जो निर्माण है वो 1492 में मार्टिज महोदय ने किया। मार्टिज, ग्लोब का निर्माण 1492 में मार्टिज महोदय ने किया। अब अध्ययन करेंगे हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में। सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में विस्तृत अध्ययन। अक्षांश, देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखा क्या है? तो अगर सामान्य अर्थों में देखा जाए तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसके समांतर कुछ रेखाएं खींची रहती है। देखिए वैसे देखा जाए तो अक्षांश रेखा नहीं, ये अक्षांश व्रत होते हैं, अक्षांश व्रत। तो देखिए ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के समांतर कुछ रेखाएं खींची है। तो ये भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर। देखिए इसमें कंफ्यूजन होने का आवश्यकता नहीं है कि पृथ्वी जो चक्कर घूमती है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती है वो होती है पूरब से पश्चिम की तरफ। पृथ्वी अब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ होती है। तो देखिए भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो अक्षांश रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के समांतर पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। या पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी, यानी ये पृथ्वी के केंद्र से ये कोण बन रहा है। जैसे पृथ्वी के केंद्र से मान लेता हूं मैं, ये 20 डिग्री का कोण बन रहा है यहां से। तो अब ये 20 डिग्री का कोण है, तो आप इस केंद्र से आप किसी भी जगह देख लो, आपको ये 20 डिग्री का कोण पे आएगी रेखा। ये रेखा इस कोण पर आएगी 20 डिग्री पर। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी
जो अंशों में, अंश होता है डिग्री, अंशों में, मिनटों में, वे सेकंडों में, सेकंडों में मापी जाती है। तो देखिए, जैसे मैं अभी आपको ये बता रहा था इसकी परिभाषा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है कि पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी। जैसे आप देखिए कि जो ये रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है ये है मकर रेखा। तो अब आप देखिए कि जो ये कर्क रेखा है, ये कर्क वृत्त है, ये वृत्ताकार है और ये पृथ्वी का केंद्र है। अब इस केंद्र से आप इसको किसी भी जगह का ये कोण देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री का ही कोण बनाएगी अपने केंद्र से। ये जैसे आप ग्लोब पर देखिए कि अगर इसमें पृथ्वी का केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र है, बीचों बीच में अगर केंद्र है और यहां पर 23.5 डिग्री रेखा है, कर्क रेखा है, तो आप इस केंद्र से किसी भी जगह देख लो आपको 23.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कहने मतलब यह कि पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी जो अंशों में, मिनटों में व सेकंडों में मापी जाती है। देखिए आप देखोगा कि जैसे 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री को इस प्रकार से लिखते हैं 23 सही 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23 डिग्री, ये जो बिंदी लगा दी इसको डिग्री बोलते हैं, 23 डिग्री और इसके 30 के ऊपर एक डैश लगा दिया तो इसको गया मिनट। डिग्री या घड़ी के टाइप के हिसाब से चलती है कि जैसे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है, घड़ी में 60 मिनट होती है, इसी प्रकार से 23 डिग्री और 60 मिनट, जैसे ही यहाँ पर 59 मिनट होगी और 60 अगर हो जाती है तो यहाँ पर 24 डिग्री हो जाएगी। और अगर जैसे मैं इस पर ये लगा दूं डबल डैश तो इसका मतलब हुआ सेकंड। तो 23 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड ये होता है। तो देखिए अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। या पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई किसी स्थान की कोणात्मक दूरी जो अंशों में, मिनटों में व सेकंडों में मापी जाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब इनकी अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं की बात करते हैं। इनकी विशेषताएं, क्या विशेषता है अक्षांश रेखाओं की? विशेषताएं देखिए, एक तो सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। पहली, सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। तो देखिए ये ग्लोब है और इस पर ये पूरब से पश्चिम की तरफ ये रेखाएं खींचे वृत्ताकार, ये पूरी वृत्ताकार होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। तो देखिए सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है।
इसलिए इन्हें पैरेलल्स कहते हैं। इसमें अक्षांश वृत्तों के अंतर्गत भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होती है। देखिए ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो देखिए भूमध्य रेखा है, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर का भाग है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, तथा भूमध्य रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो मेरा भी आपको बताया था कि सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो वृत्ताकार होती है। इसके अलावा सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए इनको पैरेलल्स कहा जाता है। ये समांतर होती है। अब इसमें देखें कि वृत्ताकार, आप देखें कि भूमध्य रेखा है, इससे आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो अक्षांशीय वृत्त ये छोटे होते जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो भी अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। तो देखिए भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ तथा दक्षिण की तरफ दक्षिण की ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। अब देखिए ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से आप जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे तो जो अक्षांशीय वृत्त है वो छोटे होते जाएंगे और उत्तरी ध्रुव, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये बिंदु के रूप में रह जाएंगे। अब इनकी बात करते हैं कुल संख्याओं की, यानी कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। तो देखिए अगर कुल अक्षांशों की बात करते हैं या कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो कुल अक्षांश होते हैं 181, यानी 90 तो उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत और 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो कुल अक्षांश कुल अक्षांश 181, 90 उत्तरी गोलार्ध में प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध में और 1 भूमध्य रेखा इक्वेटर। तो इस प्रकार से कुल अक्षांश कितने होते हैं 181। लेकिन बात करते हैं अक्षांश रेखा को कभी बार घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो देखिए अक्षांश, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तो बिंदु के रूप में हो जाते हैं और अक्षांश रेखाएं ये हो जाते हैं 179, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव मात्र बिंदु के रूप में रहते हैं। अब देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। लेकिन ये दूरी भूमध्य रेखा के आसपास तो 111 किलोमीटर होती है और ये ध्रुवों की तरफ है, उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिण ध्रुव की ओर ये दूरी कम होती जाती है। तो देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी एक 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। इस प्रकार से देखिए ये अक्षांश रेखाओं के जो बीच का ये क्षेत्र जो दिख रहा है, ये अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र है ये कहलाता है कटिबंध।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो इसके अलावा भूमध्य रेखा पर क्या है, सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी रहती है, इसलिए ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का जो क्षेत्र है, यहाँ का ये क्षेत्र है, ये कहलाता है शीत कटिबंध। और इस प्रकार से भूमध्य रेखा से थोड़ी उत्तर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार से देखिए अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र वो कहलाता है कटिबंध। जैसे उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। इसमें 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है नॉर्थ, ये कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त इसमें ज्यादा अच्छा शब्द रहता है, आर्कटिक वृत्त। और ये अंटार्कटिका 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा तो देखिए इसमें ये जो 5 अक्षांश रेखाएं हैं ये महत्वपूर्ण होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा कहलाती है। इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये कर्क वृत्त या कर्क रेखा कहलाती है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा या मकर वृत्त कहलाती है। और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। अब इसमें देखिए कि जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसी प्रकार से जो 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश रेखा है यहां पर 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात होती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में यहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। अब देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो सूर्य की किरण होती है वो सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या दक्षिण अक्षांश रेखा से आगे नहीं जा पाती है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए जैसे ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका जो झुकाव है ये 23.5 डिग्री है पूरब की ओर। इसी 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ये अपने अक्ष से जो कोण बनाती है, यहां से ये जो कोण बना रही है ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें दो क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री, और पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण
बनाती है। तो देखिए इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि भूमध्य रेखा पर ही 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात क्यों होती है, यानी यहाँ 66.5 डिग्री पर 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात क्यों होती है। तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री होने के कारण ये सूर्य की किरणें ये इससे 23.5 डिग्री से ऊपर पूरी तरह पहुंच नहीं पाती है। तो देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब देखिए कि इसमें अक्षांश रेखाओं से दिन और रात की अवधि का पता चलता है। दिन और रात बड़े कहाँ होते हैं, कहाँ दिन बड़े होते हैं, कहाँ रात होते हैं, इसका पता चलता है। तो देखिए पूरे वर्ष के अंतर्गत 2 दिन ऐसे रहते हैं कि जहां पर भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। इस दिन और रात बराबर होते हैं। मार्च के बाद में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है, यानी उत्तरायण होता है। तो देखिए मार्च के बारे में जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसके जून को ये 21 जून को सूर्य आ जाता है कर्क रेखा पर 21 जून को। तो ये उत्तरी गोलार्ध में देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। तो इस दिन होती है कर्क संक्रांति, ये कहलाती है कर्क संक्रांति। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में इस दिन होता है सबसे बड़ा दिन। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। 21 जून के बाद में फिर सूर्य दक्षिणायन होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 23 सितंबर को फिर से सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है। और इस दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और इस टाइम जो मौसम होता है वो बसंत ऋतु का होता है। इसके बाद में सितंबर के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस तरह से दक्षिणायन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है, 22 दिसंबर को। और इस दिन होती है मकर संक्रांति। 22 दिसंबर का जो दिन है वो है मकर संक्रांति होती है। तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो इसमें ये 4 महत्वपूर्ण डेट है, यानी दिन और रात बराबर कब होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटा दिन होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति है कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। तो देखिए आज हमने ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक था अक्षांश में देशांतर रेखाओं के बारे में आपने अध्ययन किया कि अक्षांश में देशांतर रेखा क्या होती है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। कि जैसे ग्लोब पर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं या काल्पनिक रेखा जो जाल है वो अक्षांश में देशांतर रेखाएं कहलाती है। और अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए अक्षांश में देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हमने ये जो इस टॉपिक का जो पार्ट फर्स्ट है इसके बारे में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अगले पार्ट्स के अंतर्गत हम देशांतर रेखाएं व अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ये टॉपिक समझ में आएगा मुझे विश्वास है। और ये टॉपिक विशेष रूप से जो कंपटीशन के एग्जाम है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सबके लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।